नमस्कार मित्रों, आज मैं जो कहना चाहता हूँ वो हमारे प्रधान सेवक की गंभीरता और उनकी बहादुरी को लेकर के है। आपने जब 2014 से पहले उनका भाषण सुना था, उनकी बातें सुनी थी, उनके इंटरव्यू सुने थे, उस समय एक बात आई थी कि अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको ला ला करके दिखाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अभी 4-5 दिन पहले फिर प्रधान सेवक ने अपने आप को भारत की विपक्षी पार्टियों के खिलाफ तुरंत सामने आ गए और उन पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो लोगों को बरगला रहे हैं, उनको बहका रहे हैं। लेकिन पिछले 3 महीने से 4 महीने से जो स्थिति चीन के साथ चल रही है, उन्होंने एक बार भी आकर के चीन को ललकारने का काम नहीं किया है। एक बार अगर वो बॉर्डर पे गए भी तो उन्होंने दाएं बाएं की बात की, बिना नाम लिए वहाँ पर इशारों में बातें कह करके आ गए और उसके अलावा फिर वो अपने घर में पैक हो गए, बंद हो गए, कोरोना से डर करके बैठे रहे और मोर को दाना खिलाते रहे और बाकी जो पक्षी वगैरह वहाँ पर होंगे उनको दाना खिला रहे होंगे या उनको जो भी उनके साथ खेल रहे होंगे, पेड़ के पीछे से छुप करके उनको देख रहे होंगे, जैसे फोटोग्राफ्स उनके आए। मेरा मानना यह है कि जो प्रधानमंत्री अपने देश की जनता को गुमराह करता हो, उस प्रधानमंत्री के बारे में आप किस प्रकार के विचार बनाते हैं, ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। यदि आप अपने विचारों के साथ जी रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने हिसाब से विचार बनाएंगे, और यदि आप दूसरे के विचारों पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरे के विचारों के अनुसार अपनी सोच बनाएंगे, अपने विचार बनाएंगे। मेरा कहना यह है कि जो प्रधानमंत्री, जब ये कोरोना पैंडेमिक नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, उससे पहले हर महीने उनका मन करता था बाहर घूमने का, सब आप लोगों को मालूम ही है और पूरा देश ही जानता है इस बात पे। मीम्स भी बने हैं, जोक भी बने हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भारत में कम रहते हैं, भारत से ज़्यादातर तो बाहर ही रहते हैं। और कुछ कवियों ने ऐसी कवियाँ भी बनाई, कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री भारत आएंगे, तो इस प्रकार से उन्होंने व्यंग भी कसा। लेकिन यह जब समस्याएं सामने आई तो उन्होंने कोई भी गंभीरता, कोई भी उस प्रकार की बात कहने के बजाय जो सीधे सीधे समाज में, देश में और देश हित में असर डालें, उसके बजाय उन्होंने आकर के एक, जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ वैसे तो अंधविश्वास उसको बोलते हैं, लेकिन उन्होंने उस अंधविश्वास के भी उलट जाकर के काम कराए। हो सकता है कि आज हम उस बात को मानते हों कि जैसे कहते हैं कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारे बोलते थे कि घर में बर्तन की आवाज़ नहीं होनी चाहिए और बर्तन की आवाज़ होना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन उन्होंने हमसे थाली ताली सब पिटवा ली और आज स्थिति हमारी ये है कि हम आर्थिक रूप से बहुत ही परेशान स्थिति में हैं। और भारत वो देश है दुनिया में जिसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़ती हुई जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं थी, उसके हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो भारत को हुआ है। लेकिन उसके बाद भी खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ये सब समस्याएं आती जाती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्षमता नहीं है, वो नई आर्थिक स्थिति को संभाल सकते हैं, लेकिन वो शी जिनपिंग के तो दोस्त हैं, वो पुतिन के को अपना दोस्त बताते हैं, वो ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, वो ईरान के राष्ट्रपति को अपना दोस्त बताते हैं, वो बिना बताए पाकिस्तान उतर करके और अपने आप को मसीहा दिखाते हैं दुनिया का कि मैं शांति के लिए आया हूँ। उनसे दुनिया डरती है, वो कहते हैं, उनसे पाकिस्तान भी डरता है, उनसे नेपाल भी डरता है, उनसे चीन भी डरता है। लेकिन पिछले 3-4 महीने में जो हुआ है उससे ये समझ में आया है कि उनसे कोई नहीं डर रहा है और वो खुद भी डराने के मूड में नहीं है। आज जब आवश्यकता थी कि प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़ कर के शी जिनपिंग से बात करनी चाहिए थी कि भाई आप हमारे मित्र हो, हमारे साथ झूला झूले हो, हमारे साथ चाय पी है, मैंने आपको चाय का कप उठा करके भी दिया था, तो क्यों नहीं आप सीमा से पीछे हट जाएं। हमारे 20 सैनिक आपने मार दिए हैं, आपने दोस्त होने के बाद भी ऐसा काम किया। उसके उलट आपने वहाँ पर बात करना तो दूर, जब मॉस्को में अभी पिछले 2-3 महीने में दो मुलाकात हो चुकी हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की,
और विदेश मंत्री एस जयशंकर की, तो उनको भेजा आपने, जबकि खुद जा कर के आप शायद, मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से आप समस्या सुलझा सकते थे। और आपको जाना भी चाहिए था जब आपके इतने निकटतम संबंध हैं, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपने झूला झुलाया है, आप खुद चीन गए हैं तो वहाँ पर आपने मूर्तियों के बीच में घूम घूम करके उन मूर्तियों को बड़े ध्यान से देखा है, और शी जिनपिंग को बिल्कुल ऐसे मिल करके आए थे जैसे आपके बिछड़े हुए कुंभ मेले में बिछड़े हुए भाई हों और वो मिल गए हों। तो आज वो आपको खुद आगे बढ़ करके उस समस्याओं से छुटकारा दिलाना चाहिए था, ना कि अब जब आपने प्रोटोकॉल तोड़ करके आप चीन गए थे तो आज भी प्रोटोकॉल तोड़ करके आप सीधे चीन की यात्रा पर जा सकते थे और बोलते कि मैं शी जिनपिंग से बात करने आया हूँ। आज क्यों आपने वो चीन की खबरों को टीवी से हटवाया है? आप क्यों बहुत सारी समस्याओं को, जिनको कोरोना भी है, जिसमें बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनको आपने टीवी पे उनको लाइमलाइट में ना करके आप सुशांत सिंह राजपूत और अन्य खबरों को टीवी पर चलने का जो चला रहे हैं मीडिया कर्मी, उनको आपने कोई नोटिस भिजवाया है कि आप देश को गुमराह कर रहे हैं, आप देश में आप गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं? ये आपकी सरकार है, आपका सत्ता है, आपका सूचना प्रसारण मंत्री है, आपके हाथ में पूरी पावर है, पूरी आपके हाथ में ताकत है, और यदि आप एक हल्के से धमकी दे देंगे, अपनी लाल आँख आप टीवी की तरफ भी कर देंगे, तो मैं समझता हूँ टीवी वाले असलियत में आ जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको उनकी तरफ लाल आँख तो आपने दिखाई हुई है, लेकिन इस हिसाब से दिखाई है कि जो असली मुद्दे हैं आपको वो नहीं टीवी पे दिखाने हैं। और आप खुद भी उस मुद्दों से जनता को हटाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप खुद चीन जा कर के ये समस्या नहीं सुलझा सकते हैं, इसलिए आपने राजनाथ सिंह को आगे कर दिया है। आज हमारे गृह मंत्री वो बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है, वो भगवान करे उनको जल्दी स्वस्थ करे, जैसे भी करे, जो भी व्यवस्थाएं हो, जो भी स्थिति हो, लेकिन आज देश में गृह मंत्री नहीं है। आज देश में प्रधानमंत्री घर में बैठे हुए हैं। आज देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो विदेश में घूम रहे हैं। आज जो रक्षा मंत्री हैं वो विदेश में घूम रहे हैं, जबकि इससे पहले विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री कोई भी हो, उनको आप बोल देते थे तुम घर में बैठो, मैं घूम के आ रहा हूँ, मैं बात करके आऊँगा, सब मेरे दोस्त हैं, मुझे सबसे अच्छे संबंध बनाने हैं, नई विदेश नीति तैयार कर रहा हूँ। लेकिन आज उस विदेश नीति की स्थिति ये हो गई कि ना तो आपके हाथ में नेपाल है, ना आपके हाथ में चीन है, ना पूरी तरह से आपके साथ रूस है, ना पूरी तरह से पाकिस्तान तो आपके साथ कभी रहा ही नहीं। अफगानिस्तान भी डावाडोल स्थिति में है जब से तालिबान वार्ता शुरू हुई है, और ईरान भी आज आपके साथ नहीं है, जो सामरिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसको लेकर के भारत ने ईरान के साथ चाबार योजना इसलिए शुरू की थी कि हमें उसकी ज़रूरत रणनीतिक रूप से बहुत आवश्यक थी। लेकिन आपने वो चाबार योजना भी ख़त्म करवा दी, आपने दोस्ती भी ख़त्म करवा दी, और वैसे आप पूरी दुनिया में अपनी दोस्ती का डंका बजाते घूम रहे थे। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी, जब समस्याएं आई, तो आप वापस अपने घर में बैठ गए। इसका मतलब आपसे जो दूसरे लोग मिल रहे थे वो भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते मिल रहे थे, आपसे दोस्त होने के नाते नहीं मिल रहे थे। आपको ये बात जनता को बतानी चाहिए कि मेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं है, वो प्रधानमंत्री होने के नाते मिल रहे थे। मैं आप लोगों के सर पर बैठ करके उस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिल रहा था, ना कि मोदी होने के नाते मिल रहा था। मेरा निवेदन है मोदी जी कि कृपया देश की समस्याओं के लिए खुद सामने आइए, और दाढ़ी बनाने से अच्छा, खुद को संन्यास के लिए तैयार करने से अच्छा है इस देश की समस्याओं को आत्मसात कीजिए, समझिए, और आने वाले भविष्य में जो भारत की स्थिति है उस स्थिति के लिए अपने आप को आप तैयार कीजिए कि मुझे उससे खुद लड़ना है, ना कि राजनाथ सिंह को आगे भेजना है, ना कि एस जयशंकर को आगे भेजना है। आप खुद आगे आइए, क्योंकि इससे पहले आप खुद घूमने जाते थे। आपने पिछले 6 साल के अंदर, मैं समझता हूँ कोई देश, कोई दुनिया का ऐसा कोई बहुत इक्का दुक्का कोई देश छूटा हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन लगभग आप सभी देशों में गए हैं। आपने कहा है कि मैं नई गाथा लिख दूंगा, मैं नई कहानी लिख दूंगा, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि आपने नई गाथाएं तो अलग, आपने अपने आप को बंद कर लिया है। आप सिर्फ भारत की जनता को, भारत की विपक्षी पार्टियों को, दूसरी पार्टियों को, आप सिर्फ उनको धमकाने का काम कर सकते हैं। आप उनको ब्लेम कर सकते हैं कि आप लोगों को उकसा रहे हैं आंदोलन के लिए। आप कभी कभी चीन को भी तो हड़का सकते हैं, आप उनको भी तो लाल आँख दिखा सकते हैं, आप पाकिस्तान को भी तो दिखा सकते हैं, जो 6 साल से आपके साथ बमबारी कर रहा है, आतंकवादी भेज रहा है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे होती है जब 2012 से लेकर 2014 तक बिल्कुल आतंकवाद बंद हो गया था, तो उसके बाद कैसी स्थिति हो गई कि आपसे, आपकी सरकार आने के बाद भी आपसे डरा नहीं, जबकि हम तो मानते थे कि मोदी जी के आने के बाद तो बिल्कुल सब डर जाएंगे।
जब आप आए थे उससे पहले, बल्कि आपके आने के बाद भी आपके बहुत सारे जो पार्टी के लोग थे और आपका जो मीडिया सेल था, उसने शेर के साथ आपकी फ़ोटो और टाइगर के साथ आपकी फ़ोटो हमें बहुत सारी फेसबुक पर और दूसरे माध्यमों में, ट्विटर पर बहुत सारी पोस्ट की थी। तो हमें लगता था कि शेर आया, लेकिन आज हमें लगता है कि नहीं, शेर तो नहीं आया, तो वो कोई घबरा नहीं रहा है। तो हमें लगता है कि आपको चीन को थोड़ा सा शेर वाला मुंह बना करके दिखाना चाहिए। तो और मेरा लोगों से भी निवेदन है, यदि मेरी बात आपको सही लगती है तो इस वीडियो को शेयर कर देना चाहिए आपको, क्योंकि शेयर इसलिए करना चाहिए कि किसी तरह से मोदी जी तक पहुँचे। तो मोदी जी तक पहुँचेगी तो हो सकता है कि शी जिनपिंग को फिर लाल आँख दिखाई दें। और जो समस्या की, जो अब भारत में जो समस्या आई है, जो देश में समस्या आई है, जिस समस्या के दौरान वो घर में बैठ गए हैं, हो सकता है उनका मन करे कि हाँ यार अब निकलना पड़ेगा, तो निकलें, एक स्पेशल फ्लाइट तैयार कराएं और चीन चले जाएं। चीन जाकर के सीधे सीधे बात करें, शी जिनपिंग से बात करें, ठीक है ना। सैनिटाइज़र वहाँ पर भी बनता है, यहाँ पर भी बनता है, मास्क यहाँ पर भी बनता है। हम लोग तो बहुत सारे मास्क भेज देंगे अगर माननीय प्रधानमंत्री जाएँ कि भाई जिससे सुरक्षित रहें और अच्छे से जाएं, लेकिन वो वार्ता करके आएँ। हमारे सैनिक वहाँ बहुत समस्याओं में रह रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ से उधर के सैनिक भी हैं, हमारे सैनिक भी हैं, हमें अपने सैनिकों की बहुत फिक्र है। लेकिन हमें इसके साथ साथ फिक्र ये भी है कि आने वाला समय बहुत आर्थिक रूप से समस्याओं के साथ जूझ रहा है, देश का नागरिक बहुत समस्याओं में जूझ रहा है, मृत्यु दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कोरोना के साथ साथ अन्य जो बीमारियां, उससे भी लोग बहुत मर रहे हैं, जिनको आप आंकड़ों में नहीं ले रहे हैं। और आंकड़े तो आप किसी चीज़ के ले ही नहीं रहे हैं। आंकड़े तो आपने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास किसी चीज़ के कोई आंकड़े नहीं है। और 10 आंकड़े इस लोकसभा में मोटे मोटे विपक्षी दलों ने आपसे मांगे, दूसरे दलों ने मांगे, आपकी सरकार ने उन सब आंकड़ों को बोल दिया ये भी हमारे पास नहीं है, ये भी हमारे पास नहीं है, ये भी हमारे पास नहीं है। आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, आप बिना आंकड़ों के काम कर रहे हैं। जैसे एक प्रोप्राइटरशिप में कोई संस्था चलती है कि मेरे से कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है, उसी प्रोप्राइटरशिप में आप देश को चला रहे हैं। और इस प्रोप्राइटरशिप से बाहर आइए। मेरा निवेदन है, ये देश सिर्फ आपका नहीं है, आम जनता का है, सबका है। आप और हम सब चले जाएंगे, उसके बाद भी देश रहेगा, देश की अगली पीढ़ी भी रहेगी। तो उस पीढ़ी के लिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोगों से निवेदन है कि आप माननीय मोदी जी से सवाल करें कि मोदी जी आप कब निकलेंगे, कब शी जिनपिंग के पास जाएंगे, कब निकलेंगे जब आप आर्थिक रूप से सही निर्णय लेंगे। आपके पास सही निर्णय लेने के लिए यदि लोग नहीं हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे दूर बैठे हुए हैं, नज़दीक बैठे हैं, लेकिन आपने उनको मन से दूर बनाया हुआ है। और मैं ये भी मानता हूँ, जब देश में आर्थिक समस्या है, आप सरकार के पास पैसा नहीं है, शिक्षण संस्थाओं को आप पैसा नहीं भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं भेज रहे हैं, तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे हैं, सब ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको नया संसद बनाने की आवश्यकता क्या है। 850 करोड़ के लगभग आपने उसका ठेका टेंडर दिया है। मैं समझता हूँ बनते बनते उसकी कीमत थोड़ी और भी बढ़ सकती है। तो आज की ज़रूरत थोड़ी है हमारी कि हम 1000 करोड़ के आसपास का खर्चा करें, बिना मतलब क्यों करें, जबकि हमारे पास इतना बहुत सुंदर हमारे पास संसद है। संसद भवन की बहुत अच्छी बिल्डिंग है, जो बहुत मजबूत है, जो बहुत सुंदर है, जो देखने में अच्छी लगती है, जो एक तरह से समझ लीजिए ठंड में गर्मी और गर्मी में ठंड लगती है, और आज बहुत अच्छी बनी हुई है। तो आपको आवश्यकता नहीं है कि मुग़लों की तरह से आप मुग़लों की नकल करें कि आप एक अपने नाम से एक बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं कि इस भवन का निर्माण श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सन में कराया था। आप इन मुग़लों की ये नकल करनी बंद कीजिए। मेरा निवेदन है कि कृपया जनता की सोचिए, देश की सोचिए, आने वाली पीढ़ी की सोचिए। मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि जो आज की व्यवस्थाएं हैं, जो आज की स्थिति है और जो आज जैसा सरकार निर्णय ले रही है, उसमें हमारी पीढ़ी बर्बाद हो सकती है। आने वाली पीढ़ी को बचा दीजिए। मुझे नहीं पता कि आप कितने गंभीर हैं, कितने गंभीर नहीं हैं, लेकिन हम गंभीर हैं। हम सोच रहे हैं, हम ये भी सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी क्या करना चाहती है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये भी नहीं समझ पा रहे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम किस प्रकार का सजेशन दें, किस तरह की सलाह दें कि तुम नौकरी के लिए तैयारी करो या अपना व्यापार की तरह तैयारी करो। दोनों जगह हमें जीरो, शून्य नज़र आ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगों से निवेदन है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, सही लग रही हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और ये बात किसी तरह से इसलिए शेयर करते रहें कि कहीं ना कहीं गलती से कोई मोदी जी के ट्विटर पे भी डाल दे कहीं काफ़ी सारे लोग, और वो इसको देखें और शायद उनको लगे कि हाँ, मुझे खड़ा होना चाहिए खुद समस्याओं को सुलझाने के लिए, क्योंकि आप देश के अगुवा हैं। आपने अपना मुखौटा लगा करके देश का चुनाव लड़ा है,
और आप जहाँ पर भी वोट मांगते हैं अपना मुखौटा लगा करके अपना चेहरा दिखा करके वोट मांगते हैं। तो आज हमें उम्मीद है कि आप अपना चेहरा दिखा करके देश की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।